अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपनी बुक फार्माकोलॉजी को कि एक ही वीडियो के अंदर पूरी बुक की रिवीजन हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इस अपनी मुश्किल तरीन बुक को आपने याद करना है और कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपने अपना ज़्यादा फोकस रखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है। ये तो आपने जारी बात है याद करनी है। इसकी मेन ब्रांचेज है। ब्रांचेज इसकी आपने याद रखनी है। आपके पास एज आ इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुके हैं सिर्फ ब्रांचेज पे। तो जारी बात है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने इसको सिर्फ ये नहीं लिख देना जितना इस बुक में लिखा हुआ है कि सिर्फ दो डेफिनेशन लिख दी। इसकी मजीद भी ब्रांचेज हैं जैसे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और बाकी, और आपने उन तमाम को मैंशन करना और सबके मुतालिक बताना है आपने। इसी तरह सबसे पहले डिस्क्राइब कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स को। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, लेकिन उससे भी पहले वो बता रहा है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कितने रूट है बेसिकली, तो हर रूट का आपका जो ओरल है, पेरेंट्रल है, जो भी है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज इस तरीके से आपने उसे याद रखना है। ये तमाम आपके पास पेपर में रिपीट हो चुके हैं। हर रूट आपका आ चुका है, ओरल भी, पेरेंट्रल भी, सबलिंगुअल भी, बाकी भी। ये तमाम आपने इस तरीके से याद रखने हैं कि हर रूट का क्या उसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। इन तमाम को आपने एज आ लॉन्ग क्वेश्चन याद रखना है। जैसे इसकी एग्जांपल है, ये आपके पास एज एमसीक्यूज आ सकती हैं कि इंटरआर्ट्रियल क्या होता है, वो आईसी पूछ लेगा, आईटी पूछ लेगा, इसका क्या मतलब होता है। इस तरीके से आपने इसे याद रखना है। फिर इनके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज है। इसके बाद जो मेन चीज़ हमारी स्टार्ट हो रही है वो हो रही है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक क्या है, सिंपली चार लफ्ज़ आप याद रख लें कि एडमी या आदमी। जैसे ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म और ई से एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। ये मेन चीज़ें हैं इसके अंदर, आपको याद हो गई फार्माकोकाइनेटिक्स। अब एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रही है इसके यहाँ पे इसने तरीके में बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम जीआईटी। तो जीआईटी से कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ये पैसिव डिफ्यूजन से या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ये आपके पास एमसीक्यूज है। फिर पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। इसको आपने देख लेना है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है, ये इसका जो ब्लड फ्लो है, कैपिलरी परमिएबिलिटी है इसकी, बाकी तमाम जितनी भी चीज़ें हैं। अब ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका फार्मूला आपने देख लेना है। ड्रग मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होती है। अब इसका फेज़ वन में क्या होता है कि फेज़ वन में आके सारे रिएक्शन हो रहे हैं। जैसे इसके अंदर मेनली इट इज़ ऑक्सीडेशन, जैसे आखिरी लाइन में ऑक्सीडेशन होती है ज़्यादातर, लेकिन रिडक्शन भी होती है, हाइड्रोलाइसिस भी होती है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज़ है। फेज़ टू में आपका कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है, ये आपका एमसीक्यूज़ है, पास पेपर में रिपीट हो चुका है आपके। ड्रग एलिमिनेशन है, तो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी। ड्रग एलिमिनेशन कैसे हो रही है, ये चारों के चारों चीज़ें। एडमी आपका जो आदमी है वो पूरा आपका पास पेपर में आया हुआ है। जैसे अब्जॉर्प्शन का पूरा मेथड, अब्जॉर्प्शन में से 2 से 3 सवाल उसने बनाए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के भी, मेटाबॉलिज्म के भी, एक्सक्रीशन के भी। तो ये चारों आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी तौर पे इसको याद करना है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी इसकी। फार्माकोडायनेमिक्स है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ड्रग का अफेक्ट हमारी बॉडी पे, ड्रग का अफेक्ट हमारी बॉडी पे। तो ड्रग का अफेक्ट हमारी बॉडी पे कैसे होगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करके। तो ये रिसेप्टर का सवाल आपका 2 दफ़ा आपके पास पेपर में रिपीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपने इसे याद रखना है। आपकी बुक में कुछ की इसकी लोकेशंस मेंशन नहीं है, तो लोकेशन आपने देख लेनी है, नेट से निकाल लेनी है कि जो आपको ज़्यादा आसान लगे, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड दी हुई हैं। तो जो आसान लगे अपनी बुक पे लिख लें। इन चारों के नाम एटलीस्ट आप याद कर लें। और स्टार्ट से जैसे तरतीब से आपने याद रखने के लिगैंड गैटिड चैनल है, फिर जी प्रोटीन है, एंजाइम लिखा है, और फिर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। तो पहला चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ भी आप नहीं छोड़ सकते। पोसोलॉजी है, तो इसकी पहली जितनी 3 डेफिनेशन है, ये तीनों का उसने एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया था कि बताओ ड्रग क्या होती है, प्रो ड्रग क्या होती है, और प्लासिबो क्या होता है। इसी तरह फिर डोज है। डोज के बाद डोज और डोजेज के दरमियान क्या फ़र्क है, ये आपके पास एज एमसीक्यू भी और एज अ डिफरेंस भी वो पूछ सकते हैं। तो इस तरह आपने याद रखना है। डोजेज टाइप्स क्या होती हैं, तो ये तमाम आपने याद रखनी है। इसके बाद आपके पास ये जो फार्मूले हैं, तो फार्मूले आपके जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर भी थे, तो फर्स्ट ईयर के अंदर इतने समझ आप कह सकते हैं कि वाजे नहीं थे कि बिल्कुल उनके सामने कि भाई आपने इसको लाजमी याद करना है। जबकि सेकंड ईयर के अंदर आपके बिल्कुल सामने है कि आपने इनको लाजमी तौर पे याद करना है। दूसरे चैप्टर के अंदर है, जबकि फर्स्ट ईयर के अंदर बिल्कुल एंड में जाके उनके फार्मूले थे, जैसे कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि उन्हीं फार्मूले के अंदर से इन जो आपके जो डोज कैलकुलेशन के फार्मूलाज हैं, इसके अंदर से एग्जामिनर ने उनके पास पेपर में, फर्स्ट ईयर के पास पेपर में तकरीबन 3 से 4 एमसीक्यूज एक ही पेपर में बनाए थे। तो इनको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। जो यंग्स फार्मूला है, बेसिकली आपने जो याद रखना है कि किस बेस पे ये फार्मूला काम करता है। जैसे यंग्स फार्मूला है बेस्ड ऑन एडल्ट एज, एज कैसे 2 से 17 साल, ये आपने याद रखना है। क्लार्क्स फार्मूला है, तो ये होता है जी वेट इन पाउंड,
यानी कि एक तो वेट, और वेट भी किस में, पाउंड में। अब फिर इसकी एज लिमिट भी है कि पैदाइश से लेके 1 साल तक। फिर इसी तरह फ्रेड रूल है, वो भी आपका एज, लेकिन वो एज इन मंथ, उसकी एज को आपने मंथ में कन्वर्ट करके तब आप उस फ्रेड रूल से आप उसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये तीनों अपने याद रखने हैं। इसके बाद फैक्टर्स हैं, फैक्टर आप देख लेंगे, ये आपके पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ चुके हैं। इसके बाद है सबसे मुश्किल चैप्टर और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें से आपके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, तो आपने इसको इस हवाले से याद रखना है कि सबसे पहले तो न्यूरॉन है। न्यूरॉन की जो आपने देख लेना है, इसकी डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे डेंड्राइट्स क्या होते हैं, एक्सोन और डेंड्राइट्स, और इसमें सेंट्रोसोम नहीं होती है, यानी कि ये डिवीजन नहीं करते। फिर मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, और इसका फिर आपने ये भी याद रखना है कि मोटर न्यूरॉन को क्या कहते हैं, इफरेंट, जबकि सेंसरी को एफरेंट। अब इसको कैसे याद रखना है कि इफरेंट एफरेंट क्या चीज़ है, इसके स्पेलिंग किस तरीके से आप याद रखेंगे, तो ये है मी सा। मी सा, मी यानी कि मोटर, और ई एफरेंट, और सा सेंसरी यानी कि एफरेंट, ए से। तो ये आपने इस तरीके से इसको याद रखना है, और फिर बाकी आप देख लेंगे। जैसे मोटर है, ज़ाहिर बात है वो ब्रेन से आपकी पेरिफेरी में, यानी कि आपकी स्किन में समझ लें कि आएगा, या फिर सेंसरी जो है वो आपकी स्किन से, जब भी आपको स्टिमुला ये आपके साथ अटैच हुआ, फ़र्ज़ करें आपने गर्म आग पे हाथ रख दिया तो मोटर न्यूरॉन जो है वो दिमाग से फौरी तौर पे हाथ को पैगाम देगा कि इसको उठा लो। अब दिमाग को पैगाम कौन देगा, सबसे पहले वो सेंसरी न्यूरॉन देगा, कि सबसे पहले जो आपको हीट महसूस होगी वो सेंसरी न्यूरॉन होगा, जो कि आपकी स्किन से, आपके हाथ से सिग्नल जो है वो आपके ब्रेन तक पहुंचाएगा। तो ये इसका चीज़ें हैं, आपने इसको देख लेना। न्यूरो की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स आपके पास पेपर में आ चुकी हैं। तो न्यूरो की टाइप्स आपको पता होनी चाहिए कि आपका एसिटाइलकोलिन जो भी आप आगे पढ़ेंगे, आपका एड्रेनालिन, आपका डोपामिन, सेरोटोनिन, ये तमाम आपके न्यूरो हैं। तो ये इसको आपने देख लेना है कि आपके पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है ये। एनोटमी ऑफ एएनएस है, इसको आप देख लेंगे। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स ये कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे। पैरासिम्पैथेटिक है, ये एग्जाम सी की कि कहाँ से इसकी जो नर्व्स हैं वो अराइज हो रही हैं। इंटेरिक न्यूरॉन है, इसको भी आप देखेंगे। इसके बाद ये जो टेबल है, अगर आप कहते हैं कि मुझे सर ये चीज़ें याद नहीं होती, कि मैं पूरा इसको याद करने बैठूं, पूरी पूरी ड्रग्स को, मुझे कुछ भी याद नहीं होता, मुझे कोई ऐसा कुलिया बताएं कि मैं 1 मिनट में से याद कर लूँ, तो ये टेबल आपके सामने है। अगर आप इस टेबल को याद कर लें तो मैं कहता हूँ आप बाकी किसी भी ड्रग को सिर्फ उसका ये देख लें कि वो डायरेक्ट एक्टिंग है या इनडायरेक्ट एक्टिंग है, बाकी कुछ ना याद करें। इतनी आसान चीज़ है ये कि आप इसे अगर याद कर लेंगे तो आपकी बाकी चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी। सिंपैथेटिक सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि आपका ऐसा सिस्टम कि जो कि आपका फाइट एंड फ्लाइट में एक्टिव होता है। फाइट एंड फ्लाइट, अभी बैठे आप ये वीडियो देख रहे हैं, फ़र्ज़ करें आपके नीचे से सांप निकल है, क्या करेंगे आप? फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब देखेंगे सांप निकला है तो आप कुछ नहीं कर सकते, फाइट तो कर नहीं सकते उससे। अगर आप बहादुर नहीं हैं तो आप भागेंगे, फ्लाइट यानी कि भाग देंगे। अगर आप बहादुर हैं तो आप क्या करेंगे, देखेंगे आसपास कोई चीज़ पड़ी है, इसको मारूं मैं कि इससे जान छूटे। तो ये मेन सिस्टम है इसका, सिंपैथेटिक सिस्टम। इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक है, आप वीडियो देख रहे हैं अभी, क्या कर रहे हैं, रेस्ट के अंदर है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, तो उसके अंदर आपका ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब रेस्ट एंड डाइजेस्ट में ये फिर तमाम आप खुद ही सोचें जब आप, तो आपको ये चीज़ बड़ी मज़े की लगेगी कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट में आपकी ग्रोथ होती है, आपके जिस्म के अंदर आपकी ग्रोथ होती है, आप रिलैक्स होते हैं, आप डिप्रेस्ड नहीं होते। जबकि सिंपैथेटिक एक्शन के अंदर क्या होगा, आप ज़ाहिर बात है तैयार होंगे डिप्रेशन में जाने के लिए। अब इसकी एक और एग्जांपल दूं आपको कि आपकी लड़ाई होती है किसी से, तो अक्सर आपने देखा होगा जब आप लड़ाई करते हैं पहले तो वो जैसा भी हो, बिल्कुल कांगड़ी पहलवान हो बेशक वो, यानी कि लड़ाई करता है, लेकिन एट द एंड क्या होता है वो देखते हैं उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाहे दूसरा भी हो, कोई बहादुर भी हो, अगर देखते हैं एट द एंड उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं, इसका भी जवाब इसी टेबल के अंदर है। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या हुआ जी, फाइट और फ्लाइट हुई, उसके बाद उसको कवर करने के लिए उसको सिंपैथेटिक सिस्टम एकदम हाइपर हो गया, उसको नीचे लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आया। उसने क्या किया जी, ये नीचे देख रहे हैं आखिरी लाइन में, स्टिमुलेट टीयर्स, आँख से आंसू निकलाए। इसी तरीके से आप जाते हैं वाइवा देने एग्जामिनर के पास, तो आप कहते हैं जी मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरा मुंह खुश्क हो गया, मैं जितना मर्जी पानी पी के जाऊँ मेरा मुंह खुश्क हो गया। वो किसने किया, इसका जवाब पहला पहला सिंपैथेटिक एक्शन के फाइट एंड फ्लाइट है। अब आपको पता है फाइट आपने करनी है, लेकिन किस तरीके से बोल के, तमीज़ से, तहजीब से बोल के कि उसको कन्विंस करना है आपने। इस तरीके से आपने फ़ाइट करनी है, भाग आप नहीं सकते, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है भागने वाला, सिर्फ फाइट वाला है।
तो उसके अंदर क्या होगा, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। वो क्या करता है, आपको पता है कि आपकी ड्राइनेस करता है, ड्राइनेस करता है, तो उससे क्या होगा, ज़ाहिर बात है आपके मुंह में खुश्की हो जाती है। ये इस तरीके से जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान लगेंगी। इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। क्या याद करेंगे कि जब आप बाइक चला रहे होते हैं, एक बाइक चला रहा है, एक आप उसके पीछे बैठे हैं, चाहे जो भी है, लड़का या लड़की, तो जो बाइक चला रहा है वो उसका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है, फाइट वो फ्लाइट के अंदर है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है, उसको इसी टाइम पता है, वो हर जगह देख रहा है, वो पीछे भी देख रहा है, हालांकि आंखें दो हैं उसके पास, वो दाएं भी देख रहा है, वो बाएं भी देख रहा है, वो आगे भी देख रहा है। उसे ये भी पता है कि कौन सी गाड़ी कब ब्रेक लगाएगी, किस स्पीड से मैं जा रहा हूँ, अगर वो ब्रेक लगाती है मैं दाएं जाना है बाएं जाना है, या मैंने भी ब्रेक लगानी है, क्या करना है। ये तमाम चीज़ें उसके जहन में होती हैं। जबकि अगर आप पीछे बैठे हैं तो आप ऐसे डर रहे होते हैं कि किस तरीके से बाइक चला रहा है, तो पागल तो नहीं है भाई, गाड़ी मारेगा कहीं पे, या भी लगी या भी लगी। ऐसे आपको अक्सर लगता है कि बस अब गाड़ी ठुकी, या सामने से बाइक आ रही है, या एकदम से गाड़ी रुकी, अब तो लगी हमारी गाड़ी, लेकिन वो आप देखते हैं कि बच जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। आपका उस तरीके से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, आप अभी दरमियान की स्टेज के अंदर होते हैं, तो इसलिए आप कश्मकश के अंदर होते हैं, जबकि वो इजीली वो तमाम चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिकली देखें इन तमाम चीज़ों को, तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले हमारे पास कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, पैरासिम्पैथेटिक, ये सारी मुश्किल जो चीज़ें हैं नाम इनके, इनको आपने याद रखना है कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है या फिर कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। कोलिनर्जिक जो है, कोलिनर्जिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का आपका पैरासिम्पैथेटिक से ताल्लुक है इसका, जबकि एड्रीनर्जिक का सिम्पैथेटिक सिस्टम से है। कोलिनर्जिक कोलिन, ये मैंने पहले अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया था, एसिटाइल कोलिन से, जबकि एड्रीनर्जिक एड्रीनलिन से। तो इसकी जो तीन ड्रग्स हैं बेसिकली, कि एसिटाइल कोलिन है, फाइजोस्टिकमीन है, इकोथियोफेट है, और प्रेलिडोक्सिम, इन तमाम की जो डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, और जो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, और ये रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, इन तमाम को आपने, इनके जो मेन हेडिंग है, इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। अब एसिटाइल कोलिन डायरेक्ट एक्टिंग है, आपका पास पेपर में रिपीट हो चुका है ये। तो इसकी सिंपली ज़्यादा चीज़ें हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल में अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेबल देख लें, एसिटाइल कोलिन क्या कर रहे हैं जी, आपकी सेक्रीशंस को ज़्यादा कर देता है, आपके हार्ट रेट को कम कर देता है, म्यूसिस काज करता है, जो कुछ भी करता है वो तमाम अगर आपने टेबल पढ़ लिया है तो आप आंखें बंद करके इसके अंदर वही चीज़ें लिख देंगे। मेन इसका जो चीज़ है वो आपने एडवर्स इफेक्ट देखना है या फिर इसका थेराप्यूटिक एक्शन देखना है, जो हेडिंग दी हुई है वो आप लिख देंगे। बाकी तमाम आप टेबल वाला लिख दें तो उसमें कोई इशू नहीं है। एसिटाइलकोलिन के मुतालिक भी ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो डायग्राम इधर पैराग्राफ जो है इसमें दिया हुआ है, इससे आप देख के वो बता देंगे। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कितनी देर काम करता है, ये तमाम चीज़ें एज MCQs हर ड्रग की इंपॉर्टेंट है। फाइजोस्टिकमीन आपके पास, इसे आप देख लेंगे। इसके बाद इकोथियोफेट है आपके पास, तो फाइजोस्टिकमीन भी आपका पास्ट पेपर में रिपीट हो चुका है। इकोथियोफेट के अंदर से आपके MCQs बने हैं। इसके बाद कोलिनर्जी के अंदर एट्रोपिन आपका पास्ट पेपर के अंदर रिपीट हो चुका है, इसे आप देखेंगे। तो हमने जैसे बात की कही है, अब देख लें कि सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रहा है जी, प्रोड्यूसिंग अ ड्राई इफेक्ट, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का एंटी है, तो क्या कर रहा है जी, ड्राई इफेक्ट काज कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि वाइवा के अंदर क्या होता है, तो इस तरीके से। इसके बाद इन तमाम की मेन चीज़ें आप देख लेंगे, जैसे मेन हेडिंग है कि मोशन सिकनेस के अंदर ये, और एंटीडोट फॉर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ये तमाम एज MCQs आपने देखनी है। एट्रोपिन आपका पास पेपर में रिपीट हो चुका है। इसके बाद आपका इसके अंदर से एक और ड्रग है जो कि 2 दफ़ा रिपीट हुई है, सक्सिनाइलकोलिन। तो इसको आपने लाजमी तौर पर देखना है, 2 दफ़ा आपकी ये पास पेपर में रिपीट हुई है। एपिनेफ्रीन है या फिर एड्रीनालिन है, इस तरीके से ये दोनों नाम से आ सकती है, तो परेशान नहीं होना, आपने इसको याद रखना है कि ये कौन सी ड्रग थी। तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम आपको एक्टिवेट करेगी, किस रिसेप्टर पे एक्ट करके क्या इफेक्ट देगी, ये तमाम आपने एज MCQs याद रखने हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। एम्फिटामिन आपके पास, इसको आप देख लेंगे। अब ये जैसे ADHD के अंदर और नार्कोलिप्सी के अंदर ये काम दे रही है। अब ये नार्कोलिप्सी क्या होती है, स्लीप डिसऑर्डर है, ये भी आपने याद रखना है एज MCQs। इसके बाद प्राजोसिन आपके पास, और प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल आपकी 2 दफ़ा रिपीट हो चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, एज MCQs भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रेजरपिन, इन तमाम के मोड ऑफ एक्शन आपने खसूसन रेजरपिन का आपने याद रखना है। तो रेजरपिन बेसिकली आपकी जो छोटी चंदन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, वो उसी की है। जैसे रेजरपिन, अपना अजमली सीन, इस तरीके से जो थी उसकी ही ये फॉर्म है। CNS है आपके पास। इसके बाद तो CNS में सबसे पहले न्यूरो डी जनरेटिव डिजीज़ है, लीवोडोपा एंटी पार्किंसंस। तो सबसे पहले आपने
पार्किंसन डिजीज़ के मुतालिक बताना है, बाद में ही आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो लीवोडोपा अकेले यूज़ नहीं होती, विद कार्बिडोपा की यूज़ होती है, तो ये भी आपने याद रखना है एज एमसीक्यूज़। ये आपके पास पेपर में रिपीट हो चुकी है, आपकी बेंजोडाइजेपिन पास पेपर में रिपीट हो चुकी है, आपके बारबिचुरेट भी पास पेपर में रिपीट हो चुके हैं। तो इसको आपने इस तरीके से देखना है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बेसिकली आपने देखना है कि क्या डिफरेंस है। तो ये बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ, यानी कि जिस तरीके से आपको लिखना चाहिए, बेंजोडाइजेपिन जो है वो आपकी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड आयन चैनल ओपनिंग, ये इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जबकि जो बारबिचुरेट्स हैं ये ड्यूरेशन ऑफ जो उसकी चैनल जब ओपन होते हैं उसके ओपन होने की ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं। तो ये दोनों में मेन फ़र्क है, ये चीज़ आपने लिखनी है। बाकी इसका बुक में जो लिखा है वो इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ। मज़ीद आप नेट से सर्च कर सकते हैं। CNS स्टिमुलेंट है, इसके अंदर से MCQs बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके, तीनों ही कोकेन है, निकोटीन है, एलर्जिक एसिड है। तो ये तमाम LSD आपने इसे याद रखना है। एंटी डिप्रेसेंट में फिर ये तमाम चीज़ें हैं, जैसे अब ये SSRI, ये पहला आपके पास है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। अब फिर SNRI, फिर इस तरीके से आपने याद रखना है कि किस चीज़ की बात हो रही है, ये ना हो कि आप वहाँ पे पेपर में कंफ्यूज हो जाए। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि एमिट्रेप्टाइलिन। इसका फार्मूला आता है, अपना ब्रांड नेम आता है ट्रिप्टानोल, बहुत मशहूर है, आप में से अक्सर ने देखा भी होगा, शायद इस्तेमाल भी किया हो या किसी को इस्तेमाल करते देखा हो। तो इन तमाम ड्रग्स का कि ये इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है, कितनी देर बाद असर करती हैं, कब तक असर रहता है, इनके एडवर्स इफेक्ट, ये तमाम एज आ MCQs इंपॉर्टेंट है। तो इन तमाम को आपने देखना है। न्यूरोलेप्टिक ड्रग है, ये आपके पास पेपर में रिपीट हो चुका है। ये न्यूरोलेप्टिक ड्रग की क्लासिफिकेशन करें तो ये तमाम ड्रग्स हैं। सबसे पहले टिपिकल न्यूरोलेप्टिक जो कि लो पोटेंसी, फिर हाई पोटेंसी और फिर एटिपिकल। इन तमाम को याद रखना है, एज MCQs आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इन तीनों के ही एक्शन दिए हुए हैं बेसिकली। तो ये पूरा ही आपके पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, किसी एक ड्रग के मतलब वो नहीं पूछेगा। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है तो नोट ऑन एपिलेप्सी आपके पास पेपर में आ चुका है कि पार्शल होती है और फिर ये बढ़ के जनरलाइज हो जाती है, तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद इसमें आपका गैबापेंटिन और फेनिटोइन ड्रग्स भी आपने बहुत छोटी सी हैं, ये आपने देख लेना है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ये हार्ट फेलर क्या होता है, आपका अंजाइना क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। एज आ लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं। इसकी सिर्फ क्लासिफिकेशन भी एक दफ़ा एज आ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुकी है। सिर्फ ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये सिर्फ यही क्लासिफिकेशन एग्जामिनर ने एज आ लॉन्ग क्वेश्चन पूछी थी। तो बाकी ये तमाम चीज़ें हैं। आप कैप्टोप्रिलेस इनिबिटर है, ये आपने देखना है। लोसार्टन का एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, इसको भी आपने देखना है। अब ये ARB ब्लॉकर है, ये भी आपने ARB इस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हेडिंग के अंदर ये आपके सामने साफ वाजे हैं। इस तरीके से आपने इनके MCQs को कवर करना है। सबसे मुश्किल MCQs आपके जो आते हैं वो फार्माकोलॉजी और कंप्यूटर के आते हैं। कंप्यूटर का आपका थ्योरी का पोर्शन आसान होता है, जबकि MCQs उसके काफ़ी मुश्किल होते हैं। जबकि फार्माकोलॉजी का थ्योरी का पोर्शन भी मुश्किल है और MCQs भी मुश्किल है। तो इस हवाले से आपने इस पर अपना ज़्यादा फोकस रखना है कि कौन सी ड्रग किस तरीके से एक्ट कर रही है, ये तमाम आपने देखना है इनको। एंटी एंजाइनल ड्रग्स है, जैसे मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ एंजाइना, पूरे एंजाइना पे एक दफ़ा नोट आया हुआ है और उसको किस तरीके से ठीक करना है आपने, ये भी आपने बताना था उसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। ये तमाम चीज़ें आपने देख लेनी है। इसके बाद आपके पास एंटी एरिथमिक ड्रग्स है, तो ये कौन सी ड्रग कौन सी क्लास में आती है, एज MCQs इंपॉर्टेंट है आपके पास। इन तमाम को आप देखेंगे। इसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की सिर्फ क्लासिफिकेशन, अब इसकी क्लासिफिकेशन सबसे बड़ी है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये एंड तक। तो इसकी सिर्फ क्लासिफिकेशन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आई हुई है, तो क्लासिफिकेशन आपने देख लेनी है इसकी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स है आपके पास, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है आपकी मेट्रोनिडाजोल, एंटी प्रोटोजोल भी है, ये भी आपने याद रखना है, हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद ये तमाम ड्रग्स आप देखते जाएंगे कौन सी किस तरीके से एक्ट कर रही है। मिसोप्रोस्टोल प्रोस्टेग्लैंडिन एनालॉग है। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट सुक्रालफेट है, इसमें से बहुत से MCQs बन सकते हैं आपके। इन तमाम को आप देख लेंगे इस हवाले से। सिमिटाडीन आपकी पास पेपर में रिपीट हो चुकी है, तो मिसोप्रोस्टोल भी रिपीट हो चुकी है, इसे आप देख लेंगे। एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रोटोटाइप ड्रग यूज टू ट्रीट डायरिया, ये आपके पास पेपर में रिपीट हो चुका है, तो इसे आपने देख लेना, छोटा सा है, इतना मुश्किल भी नहीं है। कैस्टर ऑयल जैसे जो आपके परगेटिव या कॉन्स्टिपेशन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो तमाम कैसे एक्ट कर रही हैं। ग्लूकोस्टेट है, स्टूल सॉफ्टनर है, लैक्टोलोज है, ये कैसे सलाइन और ओस्मोटिक लैक्सेटिव है। अब इरिटेंट और स्टिमुलेंट कैस्टर ऑयल है। इस तरीके से आपने इन तमाम को याद रखना है। एंटी एमेटिक्स फिर देख लें, इसके काज ऑफ वोमिटिंग क्या होती है, ये भी आप देख लेंगे, एज MCQs एग्जामिनर पूछ सकते हैं।
इसके बाद इसकी जितनी ड्रग्स हैं, अब इसकी आप देख लें, जैसे D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन कौन सी हैं, कि मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। तो इसको आपने देख लेना, इसके ब्रांड नेम भी वो पूछ सकता है कि कौन सा ब्रांड नेम D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। डोमपेरिडोन का मोटिलियम मशहूर है। इसके अलावा मेटोक्लोप्रामाइड का मेटोक्लोन या मैक्सोलोन ये मशहूर हैं, तो ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इस तमाम को आप देखेंगे। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी वोमिटिंग में इस्तेमाल होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है ये कि एस्थमा आपका आ चुका है। अब जैसे अगर हम डिजीज़ देखें तो डिजीज़ में एस्थमा है आपके पास हाइपरटेंशन है, और आपके पास जो अंजाइना, ये तारे आपके पास पेपर में आ चुके हैं। इसकी जो ड्रग्स हैं आपके पास, आप देख लें कि बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, मोन्टिलोकास्ट है, और थियोफाइलिन जो है ये जेंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर। ये सारी ही आपके पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आ चुकी हैं। एलर्जिक रेनाइटिस क्या होता है, एज एमसीक्यूज आपके पास आ चुके हैं। अब इसमें आप मज़ीद देख लेंगे, एंटी हिस्टामिन भी इसके अंदर यूज़ होती है, तो ये भी आपके पास एज एमसीक्यूज आ चुके हैं पास पेपर में। कफ क्या होती है, कफ के लिए कितनी टाइप की ड्रग यूज़ होती हैं, तो कोडियन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फान, किसको प्रेफर करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी आपके पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद जेनिटो यूरिनरी सिस्टम है, इसमें आपकी डायूरेटिक्स हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इन्हें आप देख लेंगे। इसमें आपकी जो है वो आई थिंक या तो स्पाइरोनोलैक्टोन थी या फिर एसिटाजोलामाइड, ये आपके पास पेपर में आ चुकी है। और बेसिकली जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है, इनका मोड ऑफ एक्शन, जैसे ये सामने मेंशन है कि थायाजाइड डायूरेटिक कौन से हैं, क्लोरोथायाजाइड लूप डायूरेटिक कौन से हैं, ये आपके सामने मेंशन है। पोटेशियम स्पेरिंग कौन से हैं, बाकी ये तमाम इस तरीके से आपने इसे देखना है। और इधर इसका मेंशन है कि किस चीज़ पे ये ज़्यादा एक्ट करते हैं, किस चीज़ पे, जैसे या तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, किसी भी नेफ्रॉन के किस पार्ट पे ये अपना एक्शन देते हैं, एक्ट करके अपना इफेक्ट देते हैं। तो ये आपने याद रखना है एज आ एमसीक्यूज़। मैनिटोल आपके पास ये ओरली नहीं ली जाती, आईवी दी जाती है, ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखना है। अब ये रेट्रोडीन है, यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट है, ये आपके पास एज एमसीक्यूज़ है। और कॉन्ट्रैक्टेंट कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन आपका कॉन्ट्रैक्टेंट है, अर्गोटामिन भी आपका कॉन्ट्रैक्टेंट है, तो ये आपने याद रखना है। अर्गोटामिन आपका माइग्रेन के अंदर भी यूज़ होता है, ये भी आप देखेंगे। कीमोथेरेपी है, तो ये सारी की सारी ही एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बन सकती हैं। एग्जामिनर ने इन्हें कैसे पूछा, कि आपकी बुक में तो ऐसे नहीं लिखा हुआ। एग्जामिनर ने पूछा जी एंटी हिस्टामिन और एंटी वायरल या फिर एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स के दरमियान क्या फ़र्क है, ये बताओ। एंटी प्रोटोजोल एंटी फंगल के दरमियान क्या फ़र्क है, इस तरीके से एग्जामिनर ने इन्हें पूछा है। तो इस तरीके से ही आपने अपने जहन में रख के जाना है। मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है कि डिफरेंस का एग्जामिनर जब भी पूछेगा, दरमियान में लाइन लगा के आपने उसके एटलीस्ट 5 पॉइंट लिखने हैं। 5 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो 5 पॉइंट कम से कम लिखेंगे आप। तो इस हवाले से आपने इसको इस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। इसके बाद है एनेस्थेटिक्स। तो जनरल लोकल में क्या फ़र्क होता है, इसको आप देखेंगे। इसकी स्टेजेस कितनी हैं, ये आपने याद रखनी है 4। ड्रग यूज़ जो इसके अंदर हो रही हैं वो हेलोथेन है आपका जनरल, जबकि लाइडोकेन या लिग्नोकेन आपका लोकल है। तो लिग्नोकेन आपका आ चुका है पास पेपर में, आपने इसको इस हवाले से देखना है। आखिरी चैप्टर आई थिंक कि ऑटोकॉइड है और देयर एंटागोनिस्ट है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन है, इसको आप देख लेंगे। अब ये भी आपने देख लेना है कि बुक में आपके 3 मेंशन है, ये कि कितने आपके ऑटोकॉइड्स हैं, तो ये 3 है बेसिकली। प्रोस्टाग्लैंडिन है, हिस्टामीन है। अब हिस्टामीन एंटी हिस्टामीन, जैसे मैंने बताया कि एंटी हिस्टामीन और एंटी प्रोटोजोल के दरमियान फ़र्क आया हुआ था आई थिंक, तो आपने उस हवाले से इसको देखना है कि एंटी हिस्टामीन क्या होता है बेसिकली। अच्छा, एंटी हिस्टामीन और हिस्टामीन के दरमियान भी फ़र्क आया हुआ है कि एंटी हिस्टामीन और हिस्टामीन क्या होते हैं। तो हिस्टामीन आपका ऑटोकॉइड है, जबकि एंटी हिस्टामीन जो है आपका वो कोई भी ऐसी ड्रग है जो कि इस हिस्टामीन के इफेक्ट को आके ख़त्म करेगी। तो इस तरीके से एग्जामिनर ने एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका बनाया हुआ था। सेरोटोनिन क्या करता है, इसके मुतालिक आपने देख लेना। जैसे मैंने पहले बताया कि आपका एक सवाल आया था न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन, और उसके बाद जितने न्यूरोट्रांसमीटर हैं उन्हें आप बताएं। तो ये सेरोटोनिन के मतलब कुछ लिखा हुआ है, एसिटाइलकोलिन के मतलब आपकी बुक में लिखा हुआ है, एड्रीनालिन के मतलब आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो इन तमाम को आप लाजमी तौर पे अगर आपका सवाल आता है तो लिखेंगे। डोपामीन के मतलब भी आप लिख सकते हैं। तो एटलीस्ट जब भी ऐसी कोई भी चीज़ आए तो कोशिश करें कि संभलने डेफिनेशन के अगर 1 नंबर आप लगाएं तो बाकी 4 हेडिंग्स, 4 आपको न्यूरो के मतलब उसमें लिखना ही पड़ेगा। तो ये थी हमारी फार्माकोलॉजी की बुक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये कितनी मुश्किल है और आपने इसको किस तरीके से याद करना है, कि कॉन्सेप्ट बेस पे आपने इन तमाम चीज़ों को देखना है, अपने प्रैक्टिकली देखना है इनको, कि कौन सी ड्रग को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस जगह पे वो अफेक्ट दे रही है अपना, और उसका एडवर्स अफेक्ट आपने लाजमी तौर पे देखना है। तो कोई भी ड्रग है आपको, अगर उसका आप कहते हैं मुझे यूज़ तो पता है, यूज़ तो हर ड्रग का आपको पता है कि भाई ज़ाहिरी बात है पता होगा आपको,
आपने मेन चीज़ किस पे फोकस रखना है अपना, कि वो किस उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जो मेन लाइन उसके साथ लिखी हुई है। जैसे एंटीहिस्टामीन है तो H1 पे एक्ट कर रही है या H2 पे, ये इसका मेन एक्शन हो गया। अब सिमिटाडीन अगर, तो वो कितने टाइम पे एक्ट कर रही है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, और उसका कोई अगर स्पेसिफिक वो डिजीज़ को क्योर कर रही है वो चीज़, और उसका एडवर्स इफेक्ट। तो अगर आपको ये पता है तो कोई भी ड्रग आप इजीली, अगर आपके पेपर में आती है तो आप उसे लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से आपके ज़्यादा सवाल रिपीट हो रहे हैं। आपके पहले चैप्टर में से फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, बहुत ज़्यादा सवाल रिपीट हो रहे हैं। आपके तीसरे चैप्टर में से, ये जो ANS वाला सिस्टम है उसके अंदर से, आपका हाइपरटेंशन, एस्थमा, और जैसे मैंने बताया कि जो 3 डिजीज़ थी आपकी, एस्थमा, अंजाइना और हार्ट फेलर, ये आपका पास पेपर में आपके आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसको अपना इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, आपके यहाँ से MCQs भी कवर होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर होंगे। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।